स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए, बड़ी खबर बता रहे हैं। पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी में हुए आत्मघाती हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है, जैसे ही वैन कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट की ओर बढ़ती है, तभी घात लगाए खड़ी महिला सुसाइड बॉम्बर खुद को उड़ा लेती है। देखिए, कराची यूनिवर्सिटी में आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी बीएलए मजीद ब्रिगेड ने ली है। इस हमले को बलूच महिला आत्मघाती शैरी ने अंजाम दिया, जिसका फोटो भी जारी किया गया है। बता दें, दोपहर करीब 2:30 बजे कराची यूनिवर्सिटी में हुए आत्मघाती हमले में 4 चीनी नागरिकों की मौत हुई थी। वहीं एक चीनी नागरिक समेत कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। मरने वालों की पहचान कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हुआंग गुइपिंग, डिंग मुपेंग, चैन सा और ड्राइवर खालिद के रूप में हुई है। तो देखिए, कराची यूनिवर्सिटी में दोपहर 2:30 बजे ब्लास्ट हुआ था और वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में हमले की तस्वीरें भी कैद हुई हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए, वैन को आते हुए देखिए आप इन तस्वीरों में, और जैसे ही वैन एक जो महिला वहां पर खड़ी है उसके पास पहुंचती है। महिला एक सुसाइड बॉम्बर थी, उसने खुद को वैन के नजदीक पहुंचते ही उड़ा लिया। धड़ा तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमले की जिम्मेदारी बीएलए मजीद ब्रिगेड ने ली है और हमले को बलूच महिला आत्मघाती शैरी ने अंजाम दिया। इसका फोटो भी जारी किया गया है। दोपहर 2:30 बजे कराची यूनिवर्सिटी में यह ब्लास्ट हुआ था। एक चीनी नागरिक समेत कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। वहीं 4 चीनी नागरिकों की इसमें मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है किस तरह से महिला सुसाइड बॉम्बर ने इस हमले को अंजाम दिया। वैन का इंतजार किया जब तक वो उसके इतने नजदीक नहीं आ गई जहां पर उसे यह लगता था कि मैक्सिमम डैमेज होगा। जैसे ही वैन उतने नजदीक पहुंची, उसने खुद को उड़ा लिया। देखिए, फिदाइन हमला है। आपकी टीवी स्क्रीन पर उसका सीसीटीवी फुटेज है। पहले से ही तय करके हमलावर पहुंचते हैं, वो मरने को तैयार रहते हैं, खुद पर बम लगाते हैं और टारगेट के पास पहुंचते ही उसे उड़ा देते हैं। यही किया इस महिला ने। तो पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी में हुए आत्मघाती हमले का सीसीटीवी फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए, जैसे ही वैन कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट की ओर बढ़ती है, घात लगाए खड़ी महिला सुसाइड बॉम्बर खुद को उड़ा लेती है। इस हमले की जिम्मेदारी बीएलए मजीद ब्रिगेड ने ली है। हमले को बलूच महिला आत्मघाती शैरी ने अंजाम दिया। उसका फोटो भी जारी हुआ है। दोपहर करीब 2:30 बजे कराची यूनिवर्सिटी में हुए आत्मघाती हमले में 4 चीनी नागरिकों की मौत हो गई। एक चीनी नागरिक समेत कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। मरने वालों की पहचान भी हो चुकी है। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हुआंग गुइपिंग, डिंग मुपेंग, चैन सा और ड्राइवर खालिद के रूप में मरने वालों की पहचान हुई है। और देखिए, बड़ी खबर है। दिल्ली में आग ने तांडव मचाया है। भलसवा लैंडफिल साइट पर भीषण अग्निकांड की खबर है। आसपास के इलाके में धुएं का गुबार छा गया है। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने के प्रयास कर रही है। आग की भयावहता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आसपास के इलाके में धुएं का गुबार फैलता जा रहा है। एक दो नहीं बल्कि दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिश कर रही है। देखिए किस तरह यह अग्निकांड हुआ, किस तरह आग ने अपना दायरा फैलाया, किस तरह आग ने तबाही का अपना दायरा फैलाकर एक बड़े एरिया को कवर किया। भलसवा लैंडफिल साइट पर यह आग लगी हुई है और दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने के प्रयास कर रही है। आग की ऊंची लपटें दूर से भी दिखाई दे रही हैं।
और जलने के कारण उठता धुआं आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले रहा है, कवर कर रहा है। आसपास के इलाके धुएं के गुबार में ढक गए। दमकल की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही है। चुनावों में लगातार मिल रही करारी हार के बाद कांग्रेस खुद को 2024 के लिए तैयार कर रही है, जिसमें चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही थी। लेकिन मंगलवार को पीके ने कांग्रेस को झटका दे दिया। पीके ने कांग्रेस के ऑफर को साफ तौर पर ठुकरा दिया। प्रशांत किशोर और कांग्रेस में नहीं बनी बात। पीके ने ठुकराया सोनिया का ऑफर। आखिरकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का दामन थामने से इनकार कर दिया। पिछले 15 दिनों से अटकलें चल रही थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने इस पर ब्रेक लगा दिया। अपने ट्वीट के जरिए प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में लिखा है, मैंने ईएजी का हिस्सा बनने, पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने का कांग्रेस का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मेरी राय में पार्टी की अंदरूनी समस्याओं को ठीक करने के लिए कांग्रेस को मुझसे ज्यादा लीडरशिप और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। मतलब साफ है कि पीके को कांग्रेस का ऑफर पसंद नहीं आया और उन्होंने कांग्रेस का ऑफर ठुकरा दिया। पीके के इनकार के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि प्रशांत किशोर के साथ प्रेजेंटेशन और चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया है और उन्हें तय जिम्मेदारियों के साथ समूह के हिस्से के रूप में पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हम पार्टी को दिए गए उनके सुझावों की सराहना करते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने 600 पेज का प्रेजेंटेशन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिया था। फिर सोनिया ने 8 सदस्यों की कमेटी से पीके को पार्टी में शामिल करने पर सलाह मांगी थी। कमेटी ने प्रशांत किशोर को कांग्रेस में आने से पहले बाकियों का साथ छोड़ने को कहा था। मतलब साफ है कि दोनों को एक दूसरे का फॉर्मूला रास नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान करने वाली निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मंगलवार सेशन कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी। राजद्रोह और अन्य आरोपों में गिरफ्तार नवनीत राणा ने न्यायिक हिरासत में बदसलूकी का आरोप लगाया था, लेकिन इसके जवाब में मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने एक वीडियो जारी किया। सांसद राणा के आरोपों के बाद गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार से तलब की थी। आरोपों में राणा ने मुंबई की खार पुलिस पर गिरफ्तारी के बाद बदसलूकी का आरोप लगाया था। तो साहब के रिक्वेस्ट करने के ऊपर हमने 29 तारीख के ऊपर रिप्लाई के लिए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दी है। 29 तारीख को रिप्लाई फाइल होने के बाद में कोर्ट डिसाइड करेगी कब वो हियरिंग होगी। या तो 29 को भी हो सकती है या 29 के बाद हो सकती है। कोर्ट अपनी डायरी एडजस्ट करके उसके बाद में बेल एप्लीकेशन की सुनवाई होगी। उसके अलावा वो तो हर एक आदमी कुछ न कुछ सुनील चाहता है कि राहत मिले। जरूरी नहीं है कि हर एक मैटर में राहत मिले। कभी कभार देर आए दुरुस्त आए। कभी कभार प्रदेश में अब आरएएस भर्ती परीक्षा में भी धांधली के आरोप लगे हैं। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने ये आरोप लगाए हैं कि कांग्रेसी नेताओं ने पैसे लेकर आरएएस इंटरव्यू में 40% अभ्यर्थियों को पास कराया। ऐसे में फर्जी अभ्यर्थियों को हटाने के साथ ही आरएएस भर्ती प्रकरण की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। किरोड़ीलाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के गांव के पास रहने वाले प्रोफेसर शिवदयाल सिंह शेखावत को आरपीएससी के काम में लगाया गया। उन्होंने ही आरएएस 2018 की कॉपी जांचने की जिम्मेदारी शेखावत को दी, जिन्होंने डोटासरा के रिश्तेदार गौरव पूनिया को इंटरव्यू में 80 नंबर दिए। सिर्फ डोटासरा ही नहीं बल्कि धर्मेंद्र राठौड़ जैसे कई नेताओं के चहेते इस मामले में शामिल हैं। प्रेस से मुखातिब हुए हैं और उन्होंने कई ऐसे तथ्य उजागर किए हैं जिसमें साफ तौर पर उनका इशारा गड़बड़ियों की ओर है, अनियमितताओं की ओर है। सीधे उनसे ही बात करने की कोशिश है। सर, जिस तरीके से आपने अलग अलग पेपर दिखाते हुए, अलग अलग उत्तर पुस्तिकाएं दिखाते हुए आपने रखा है, सबसे पहले तो आप कितने कॉन्फिडेंट के साथ में ये चीज़ें रख रहे हैं कि आपको के साथ इसलिए रख रहा हूँ, मेरे पास प्रमाण है। हमने आरटीआई में कॉपियाँ ली, ऐसी कॉपियाँ हैं जो खाली थी और बाद में भर दी गई। खाली भी हमारे पास है, बात भरी हुई भी हमारे पास। ऐसी कॉपियाँ हैं जिनमें गोले घने लगे हुए हैं और नंबर
बेवकूफ़ दिए हुए हैं। ऐसी कॉपियाँ हैं जिनमें गलत नंबर है, गलत जवाब है प्रश्न का और उसमें नंबर दे रखे हैं। ऐसी कॉपियाँ हैं जिनमें सही जवाब दे रखे हैं और उस कैंडिडेट को 0 नंबर दे रखा है। ऐसी कॉपी भी है जिसमें यह पूछा गया कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर। किरोड़ी लाल जयपुर लिखता है तो उसको 1 नंबर है, आप नंबर लिखते हो तो आपको 0 नंबर है। तो ऐसा, और फिर जो बोर्ड बनाने में गड़बड़ हुई और जो फोर्सली पे भूपेंद्र यादव जी को भेजा गया और जो मैंने शिव सिंह राठौड़ बताया, वाइस चांसलर MDS का RP सिंह बताया और शेखावत जी बताए, उन्होंने अपने हिसाब से कॉपियाँ चेक कराई अपने लोगों से और अपने लोगों को लाभ देने की दृष्टि से नंबर दे दिया। और जिनके 47 नंबर हैं उनको इंटरव्यू में 80 नंबर है, 82 है, 85 है। एक कैंडिडेट ये कह जाता है कल मेरे को 82 नंबर मिलेंगे, रिजल्ट निकलता है तो उसको 82 नंबर मिलते हैं। तो ये पूरा प्रभाव आके पूरी प्री प्लानिंग से किया गया, आपका ये कहना है? प्लानिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन पास करने वालों का सत्ताधारी दलों से मिला रहना और सत्ताधारी दल के असर में आकर RPSC ने इन करीबन 40% लोगों का सिलेक्शन गलत किया है, जो योग्य नहीं थे, अयोग्य लोगों को RS बना दिया। कैसे अब इनकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, कैसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे? अब तो ऐसे CBI से जांच करानी चाहिए। मुख्यमंत्री जब आपने साफ सुथरे हैं तो CBI से जांच करानी चाहिए। मैंने वो भी बता दिया। RPSC के चेयरमैन खुद क्वेश्चन को ट्वीट कर रहे हैं और वो क्वेश्चन मैंने बताया आ रहा है, वो अकेला क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो 10 नंबर तो बहुत होते हैं सिलेक्शन के लिए। सर एक बात मैं ये भी जानना चाहूँगा, RPSC के अध्यक्ष के तौर पे पॉलिटिकल नियुक्तियाँ भी होती रही है और न सिर्फ कांग्रेस के राज में बल्कि बीजेपी के समय भी होती रही है, और ये सवाल अगर बीजेपी की सरकार होती तो कोई न कोई खड़ा करता रहा। तो ऐसे में क्या सिस्टम क्या होना चाहिए, RPSC को किस तरह से गोपनीय? RPSC का सिस्टम UPSC की तरह होना चाहिए। UPSC में जिस ढंग की व्यवस्था है RPSC को उसी तरह से करना चाहिए। हाई कोर्ट ने भी ऐसे आदेश दे रखे हैं, लेकिन RPSC उसको पालना नहीं करती। और RPSC में हर व्यक्ति भ्रष्ट आता है, ये मैं नहीं मानता। भूपेंद्र यादव ने ईमानदारी से काम किया, लेकिन शिव सिंह राठौड़ जैसे लोगों ने उनको ईमानदारी से काम नहीं करने दिया। उनको फोर्स लीव पर भेजा गया, उनको छुट्टी जाना पड़ा और छुट्टी जाने के बाद इन लोगों ने कबाड़ा कर दिया। साफ तौर पर जो है RPSC की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो RS की भर्ती परीक्षा भले 2018 की हो या फिर 2021 की हो, उनकी जो है CBI से जांच की जानी चाहिए और तभी जाकर के एक निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से ये परीक्षाओं का जो सिस्टम रहा है वो सबके सामने आ सकेगा। रुकते हैं ब्रेक के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते देख लेते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो एंड वेलकम। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज हम आपको बताएंगे प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में। ये दो खास तरह के कॉन्सेंसस मैकेनिज्म हैं जिसका इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी नए ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने, उन्हें ब्लॉकचेन से जोड़ने और नए टोकन बनाने में करता है। ये केवल जीनियस यूजर्स को नए ट्रांजैक्शंस ऐड करने की अनुमति देकर ब्लॉकचेन को सुरक्षित रखता है। वे पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स को ये साबित करके काम करते हैं कि उन्होंने कुछ रिसोर्सेज जैसे मनी और एनर्जी ब्लॉकचेन पर खर्च किया है। प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के बीच मेन डिफरेंस ये है कि वे कैसे चुनते हैं कि कौन चेन में ट्रांजैक्शन जोड़ सकता है। प्रूफ ऑफ वर्क सबसे पुराना है जिसका इस्तेमाल बिटकॉइन, इथेरियम 1.0 जैसे कई क्रिप्टो करेंसीज करती है। वहीं प्रूफ ऑफ स्टेक नया कॉन्सेंसस मैकेनिज्म है जिसका इस्तेमाल इथेरियम 2.0, कार्डेनो, तेजोस और दूसरे आमतौर पर नए क्रिप्टो करेंसीज करते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क एक ऐसा सिस्टम है जहां जटिल पहेलियों को हल करने के लिए कंप्यूटर एक दूसरे के खिलाफ कॉम्पीट करते हैं। इस प्रोसेस को आमतौर पर माइनिंग के रूप में भी जाना जाता है। प्रूफ ऑफ स्टेक जिस प्रोसेस के इर्द गिर्द घूमता है उसे स्टेकिंग कहते हैं। ये काफी कुछ वोटिंग जैसा है। हालांकि ज्यादातर प्रूफ ऑफ स्टेक क्रिप्टो करेंसीज के साथ 1 पर्सन 1 वोट वाली थ्योरी शामिल नहीं होती। तो आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, गुड बाय। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।